हेलो एवरीवन, वेलकम टू शयाज एलएलबी नोट्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा था क्रिमिनोलॉजी के स्कूल्स, क्लासिकल स्कूल, प्री क्लासिकल स्कूल एंड नियर क्लासिकल स्कूल्स क्या होते हैं। आज हम इस वीडियो में आगे के जो हमारे स्कूल्स बचे हैं उन सभी को कवर करेंगे। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज हमारा आता है पॉजिटिव स्कूल। पॉजिटिव स्कूल यह 19th सेंचुरी में आया था। इसके मेन एक्सपोनेंट्स कौन थे? लोम्ब्रोसो, गैरफेलो एंड एनरिको फेरेरी। इस स्कूल के 3 मेन एक्सपोनेंट थे जो कि ये सब थे, ये इटली से थे, इसलिए इस स्कूल को इटालियन स्कूल भी कहा जाता था। रिजेक्टेड इसने फ्री विल की जो क्लासिकल स्कूल की थ्योरी थी ना, उस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया था। जो ये थ्योरी कहाँ पे अपनाई जाती थी? क्लासिकल स्कूल में। अब हम देखेंगे लॉन्ग प्रोसेस की थ्योरी क्या थी। लॉन्ग प्रोसेस के अकॉर्डिंग जो क्रिमिनल होता था वो बॉर्न क्रिमिनल होता था। उनका कहना था कि कोई भी पर्सन जो क्रिमिनल एक्टिविटी करता है वह ब्रॉन क्रिमिनल होता है। सेकंड उनका था कि फोकस ऑन द बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। इनका फोकस था बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पर। इनका मानना था कोई भी पर्सन जो क्राइम कमिट करता है उसके पीछे बायोलॉजिकल फैक्टर्स जो होते हैं वो काफ़ी हद तक रेस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि जब कोई भी पर्सन बायोलॉजिकल और लोगों से थोड़ा अलग होता है तो उनके अंदर इनसिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से वह खुद को डे बाय डे सोसाइटी से दूर करता चला जाता है। तो वहाँ पर चांसेस बढ़ जाते हैं ऐसे पर्सन्स के क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने के। इनका फोर्थ था लेस सेंसिटिव। लेस सेंसिटिव से इनका मतलब था कि जो क्रिमिनल्स होते हैं वो लेस सेंसिटिव होते हैं। इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता दूसरों की सफरिंग से कि दूसरा क्या भुगत रहा है, उसको कैसा लग रहा है, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। थर्ड, इन्होंने डिवाइडेड क्रिमिनल्स इनटू 3 कैटेगरीज। इन्होंने क्रिमिनल्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है: बॉर्न, इंसैन और क्रिमिनॉइड्स। बॉर्न में क्या होता है? जिनमें क्रिमिनल बिहेवियर जेनेटिक ट्रांसफ़र होते हैं। इंसेन वो होते क्रिमिनल्स होते हैं जो अनसाउंड माइंडेड होते हैं, अर्थात वो मेंटली कैपेबल ही नहीं होते आइडेंटिफाई करने के लिए कि जो एक्ट वो करने जा रहे हैं उस एक्ट का नेचर क्या है और उसके परिणाम क्या होने वाले हैं। थर्ड इन्होंने बोला क्रिमिनॉइड्स क्रिमिनल, ये वो होते हैं जिनमें कि इनसिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स ज़्यादा होता है उनके बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर को लेकर। इसके बाद हम देखेंगे एनरिको फेरिस की थ्योरी। एनरिको फेरिस ने लोम्ब्रोसो की थ्योरी को चैलेंज किया था। इन्होंने कहा था कि बायोलॉजिकल फैक्टर ही रेस्पॉन्सिबल नहीं होते क्राइम के लिए, बल्कि इमोशनल, सोशल एंड जोग्राफिकल फैक्टर्स भी क्राइम के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इन्होंने क्रिमिनल्स को 5 पार्ट्स में डिवाइडेड किया था: बॉर्न क्रिमिनल, ओकेजनल क्रिमिनल, पैशनेट क्रिमिनल, हैबिचुअल क्रिमिनल, इंसेन क्रिमिनल। बॉर्न क्रिमिनल सेम वही जिनमें क्रिमिनल बिहेवियर जेनेटिकल ट्रांसफ़र होता है। ओकेजनल क्रिमिनल वो होते हैं जो कि सरकमस्टेंसेस की वजह से क्रिमिनल एक्ट कर देते हैं। पैशनेट क्रिमिनल वे होते हैं जो कि अपने डिज़ायर को फुलफ़िल करने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। इन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता कि जो एक्ट कर रहे हैं यह लीगल एक्ट है या इलीगल एक्ट है। इंसेन क्रिमिनल वो होते हैं जो अनसाउंडेड होते हैं, जिनमें अनसाउंडेड माइंडेड होते हैं, जिनमें कि मेंटल कैपेसिटी नहीं होती या सोचने समझने की कि वो जो भी कोई एक्ट कर रहे हैं उसका नेचर क्या है और उसका आगे इन फ्यूचर में क्या परिणाम होने वाला है। इसके बाद आता है हैबिचुअल क्रिमिनल। हैबिचुअल क्रिमिनल वे होते हैं जो कोई क्राइम कमिट करते हैं, उसके बाद जब इन्हें पनिशमेंट मिलती है तो ये उस पनिशमेंट को कमिट करके या वापस सोसाइटी में आते ही ये वापस क्राइम कमिट कर देते हैं और फिर वापस जेल पहुंच जाते हैं। और ये प्रोसेस इनका अगेन एंड अगेन चलता ही रहता है। मतलब जिनको आदत हो जाती है ना क्राइम करने की, पनिशमेंट भुगतने की, फिर क्राइम करेंगे, फिर पनिशमेंट होगी, ये वो क्रिमिनल होते हैं। इसके बाद आता है गैरेफालोस थ्योरी। गैलेसफारो ने फेरी की और लोम्ब्रोसो की थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया था। इन्होंने क्रिमिनल्स को 4 कैटेगरीज में बांटा। फर्स्ट, एंडेमिक क्रिमिनल्स। ये वे क्रिमिनल्स होते हैं जो कि मर्डरर होते हैं, जिन्हें उन्होंने मर्डर किया हुआ होता है। वायलेंट क्रिमिनल्स, ये वे क्रिमिनल्स होते हैं जो बहुत ही एग्रेसिव होते हैं और जल्द ही दूसरों के इन्फ्लुएंस में आकर जल्दी भड़क जाते हैं। मतलब कोई अगर इनको थोड़ा सा भी कुछ कह देना ये तुरंत भड़क जाते हैं। अगर कुछ थोड़ा सा भी इनको किसी के खिलाफ कुछ कह दिया या थोड़ी सी कहते हैं ना कि माचिस की तीली लगा दी तो ये भड़क जाते हैं। तो ये वो होते हैं वायलेंट क्रिमिनल्स। इसके बाद आता है क्रिमिनल्स
लैकिंग इन सेंटिमेंट ऑफ प्रोबेटी, मतलब ये वे क्रिमिनल्स होते हैं जिनमें कि इमोशंस की काफ़ी कमी पाई जाती है, यानी कि ये एक प्रकार से हम कह सकते हैं ये इमोशनल लेस होते हैं। अगला आता है लुस्टफुल क्रिमिनल्स। ये वे क्रिमिनल्स होते हैं जो है ना रेयर ऑफ द रेयर लाइक रेप आदि कमिट करते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा 5th सोशोलॉजिकल स्कूल। ये हमारे 20th सेंचुरी में आया था। इसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स आर रेस्पॉन्सिबल। इसमें स्कूल का मानना था कि जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करता है वह एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से करता है। एक्सटर्नल फैक्टर्स सोसाइटी के द्वारा ही प्रोवाइड किए जाते हैं, मतलब कि जो बाहरी जो वो होते हैं ना तत्व, वो जो होते हैं ना वो समाज ही बना कर देता है जिसकी वजह से वो ये क्राइम करते हैं। रिजेक्टेड, इन्होंने जो बॉन्ड क्रिमिनल कंसेप्ट है ना उनको रिजेक्ट कर दिया। कोई भी इनका कहना था कि कोई भी पर्सन जो होता है ना वो बॉन्ड क्रिमिनल हो ही नहीं सकता। फिर 4th आता है इसका क्रिमिनल बिहेवियर इज लर्नड एंड इज कंडीशनड बाय द सोशल एनवायरनमेंट, यानी कि क्रिमिनल एक्टिविटी बिहेवियर वो पर्सन सोसाइटी में सीखता है, मतलब कि बाहर से नहीं आएगा उसको, मतलब ऐसे नहीं आएगा, लेकिन वो समाज में देख देख के और ये सब करके तो उसको आता है। इसके बाद इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, मतलब इसके कॉजेज़ होते हैं पॉवर्टी, बैड एसोसिएशन, ब्रोकन फैमिली एनवायरनमेंट एक्सेट्रा। मतलब इस स्कूल के अकॉर्डिंग जो कॉजेज़ है ना क्राइम के, वे पॉवर्टी, बैड एसोसिएशन, ब्रोकन फैमिली एनवायरनमेंट है आदि हैं। जैसे हम सभी की लर्निंग फैमिली एनवायरनमेंट से शुरू होती है। जिस टाइप का फैमिली एनवायरनमेंट होता है हम उसी तरह की चीज़ें डे बाय डे सीखते हैं। किसी फैमिली में जैसे पेरेंट्स ड्रिंक करके आते हैं तो बच्चा भी वही सीख रहा है, वह यह काम अभी नहीं करेगा तो वो फ्यूचर में तो है ना ज़रूर करेगा, एक बार तो ड्रिंक पिएगा ही पिएगा। जैसे अमीरी गरीबी में फ़र्क के कारण भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बढ़ जाती है। जैसे पेरेंट्स अगर अलग हो गए आपस में, डाइवोर्स हो गया, तो भी बच्चे में क्रिमिनली की ये बढ़ जाती है, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इस स्कूल का मानना है कि सोशल फैक्टर जो होते हैं ना वो अपने आप में एक अहम भूमिका निभाते हैं किसी भी पर्सन को इन्फ्लुएंस करने के लिए कि वह क्राइम कमिट करे। इसके बाद 6 आता है हमारा जोग्राफिकल स्कूल। द कंसेप्ट ऑफ क्राइम इज क्लोजली रिलेटेड विद द जोग्राफिकल एनवायरनमेंट। इस स्कूल के स्कॉलर्स का फोकस जोग्राफिकल एनवायरनमेंट की तरफ था, मतलब कि क्राइम और जोग्राफिकल एनवायरनमेंट के मध्य के रिलेशन को एक्सप्लोर करना है इस स्कूल में। The crime rate vary with the changes in the barometric pressure, temperature, attitude, etc. इस स्कूल के मुताबिक जोग्राफिकल एनवायरनमेंट रेस्पॉन्सिबल होता है क्रिमिनल बिहेवियर के लिए। वहाँ का टेम्परेचर, क्लाइमेट किस तरह का है ना, वो ये होता है मतलब कि जोग्राफिकल एनवायरनमेंट बारोमेट्रिक प्रेशर, टेम्परेचर एक्सेट्रा के चेंज होने से वहाँ पर जो क्राइम रेट होती है ना वो वेरी करता है। 3rd इसमें आता है द रेट ऑफ क्राइम इज रादर देन इन एरियाज वेयर लैंड इज फर्टाइल एंड द रेट ऑफ क्राइम इज हाई वेयर लैंड इज नॉट फर्टाइल। इसके अलावा है ना यहाँ पर लैंड फर्टाइल होती है, नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं सर्वाइवल के लिए, वहाँ पर क्राइम रेट कम होता है। जहाँ पर लैंड फर्टाइल नहीं होती, नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते, वहाँ पर क्राइम रेट ज़्यादा होता है। मतलब कि जहाँ पर रोटी, कपड़ा और मकान जैसी बेसिक नीड भी लोगों की पूरी नहीं होती ना, वहाँ पर क्राइम की पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि वो इन सब की पूर्ति के लिए पैसा और ये सब कहाँ से लाएगा, वो क्राइम करेगा तभी तो उसको पैसा मिलेगा, चोरी करना, डकैती डालना। तो वहाँ पर एजुकेशन की भी कमी होती है, वहाँ पर क्या है एथिक्स और मॉरल वैल्यूज़ जैसी बातें जो है ना वो वहाँ पर मीनिंगलेस हो जाती हैं, मतलब एथिक्स और मॉरल वैल्यूज़ की बातों को वहाँ पर कोई मानता ही नहीं है। इसके बाद द क्राइम अगेंस्ट पर्सन यूजुअली टेक्स प्लेस इन समर वेयर एज क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी प्लेस इन विंटर। इस स्कूल का मानना है कि गर्मियों में यूजुअली पर्सन के अगेंस्ट क्राइम होता है और सर्दियों में होता है प्रॉपर्टी के अगेंस्ट। द रेट ऑफ क्राइम इज हाई इन एरियाज नियर द इक्वेटर। इस स्कूल का मानना है कि क्राइम रेट भूमध्य रेखा के आसपास ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जिससे लोगों के स्वभाव में चिड़चिड़ापन आता है और क्रिमिनल बिहेवियर डेवलप होता है। इस स्कूल के मुताबिक जिस भी जोग्राफिकल एनवायरनमेंट में सर्कमस्टांसेस फेवरेबल होते हैं वहाँ पर क्राइम रेट कम होता है, लेकिन जिस जोग्राफिकल एनवायरनमेंट में सर्कमस्टांसेस फेवरेबल नहीं होते हैं ना
वहाँ पर क्राइम रेट ज़्यादा होता है। लेकिन आगे चलकर इस स्कूल को क्रिटिसाइज़ किया गया। ऐसा नहीं है कि क्रिमिनल बिहेवियर के लिए ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट ही पॉसिबल है, हालांकि इसे एक फैक्टर माना जा सकता है क्राइम के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर क्राइम के लिए ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट ही रेस्पॉन्सिबल हो, क्योंकि मल्टीपल फैक्टर्स भी होते हैं जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं क्राइम के लिए और क्रिमिनल बिहेवियर के लिए। तो हाँ, इस बेस पर इस स्कूल को क्रिटिसाइज़ किया गया। नेक्स्ट आता है क्लिनिकल स्कूल। क्लिनिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी इज मोर फोकस्ड एंड रिफॉर्मेशन दैन पनिशमेंट एंड एम्पेसाइजेज ऑन अंडरस्टैंडिंग क्रिमिनल साइकोलॉजी। इस स्कूल का फोकस पनिशमेंट से ज़्यादा रिफॉर्मेशन की तरफ है, क्रिमिनल बिहेवियर को समझने की तरफ है कि क्रिमिनल बिहेवियर किस तरह से डेवलप होता है किसी इंडिविजुअल में, कि उसकी कंप्लीट साइकोलॉजी, उसके स्टेट ऑफ माइंड को समझा जाए। मतलब क्रिमिनल बिहेवियर की साइंटिफिक स्टडी की जाए और इस तरह के क्वेश्चंस को एड्रेस किया जाए कि माइंडसेट क्या था, किस तरह के पास्ट एक्सपीरियंस रहे, कैरेक्टर किस टाइप का है, मतलब हैबिचुअल क्रिमिनल है या फर्स्ट टाइम क्राइम कमिट किया है, किस तरह का फैमिली एनवायरनमेंट रहा। इसके अलावा करंट सर्कमस्टांसेस क्या है, मतलब वे कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से क्रिमिनल बिहेवियर डेवलप होता है। नाउ अकॉर्डिंग टू द स्कूल, पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर। इस स्कूल के अकॉर्डिंग किसी भी इंडिविजुअल की जो पर्सनैलिटी है वो कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स होती है, जिससे कि हम हेरिडिटी और एंड एनवायरनमेंट और नेचर एंड नर्चर भी कह सकते हैं। हेरिडिटी किसी भी इंडिविजुअल की फिक्स होती है, उसका तो कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन जो एनवायरनमेंट है ना उसे चेंज करके रिफॉर्मेशन की जा सकती है, जिसमें कि करेक्शनल इंस्टीट्यूशन काफ़ी अहम भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट लिस्ट में आता है पनिशमेंट शुड डिपेंड ऑन द पर्सनैलिटी ऑफ द एक्यूज्ड। मतलब इस स्कूल का मानना है कि पनिशमेंट है ना जो पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग दी जानी चाहिए। अब इसमें आता है द क्रिमिनल हु डू नॉट रेस्पॉन्ड फेवरली इज करेक्शनल मेथड्स मस्ट बी पनिश्ड विद इम्प्रिजमेंट और ट्रांसफॉर्मेशन फॉर लाइफ। मतलब कि जो क्रिमिनल है ना वो रेस्पॉन्ड नहीं करता फेवरेबली करेक्शन मेथड के लिए, तो उसे प्रॉपर पनिशमेंट मिलनी चाहिए। लेकिन यदि उसने सोशल कंडीशंस की वजह से क्राइम किया है ना, मतलब वह क्रिमिनल नहीं है, वह करेक्शन मेथड को भी फेवरली रेस्पॉन्स कर रहा है, तो ऐसे में ज़्यादा फोकस रिफॉर्मेशन की तरफ होना चाहिए। दोज हु आर मेरली विक्टिम ऑफ टू सोशल कंडीशन शुड बी रिजेक्टेड टू करेक्शनल टर्म्स सच प्रोबेशन, पैरोल, ओपन एयर कैंपस एक्सेट्रा। मतलब कि जो ये ना इस स्कूल का मानना है कि पनिशमेंट को ज़्यादा फोकस करेक्शन मेथड की तरफ ही होना चाहिए, ना कि मतलब कि इसमें रिफॉर्मेशन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, ना कि उस पर पनिशमेंट पर। तो ये हमारे थे क्रिमिनोलॉजी के स्कूल्स। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे टॉपिक कवर करेंगे हम बेसिक्स ऑफ क्राइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।